हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग टूल्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत सारे ड्राफ्टिंग टूल्स बने हुए हैं, जैसा कि ये फ्रेंच कर्व है, सेट स्क्वायर है, आर्ट स्केल है, ठीक है, हिप कर्व है। सो ये ड्राफ्टिंग टूल्स कपड़े को बनाने के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसको किस डायरेक्शन में रखा जाता है और किस तरीके से इस स्केल को यूज़ करके कपड़ा बनाया जाता है या पैटर्न बनाया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि कपड़ा हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ठीक है। बिना इसके मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कोविड में क्या हुआ था, कोविड में ये साबित हो गया था कि रोटी कपड़ा मकान के बिना नहीं चल सकता। और प्रोफेशन वाले तो काफ़ी टाइम तक जॉबलेस बैठे रहे, लेकिन जो कपड़ा बनाना जानते हैं, जो जिनको स्टिचिंग आती थी या जिनको कपड़ा बनाना आता है, तो वो बेरोज़गार नहीं थे। सो कभी भी बहुत बार क्या होता है कि लोग हमारे इस प्रोफेशन को बहुत कैजुअल लेते हैं, सोचते हैं कि अरे टेलर है, कोई इसको वैल्यू नहीं करता है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है बहुत बार कि इस फील्ड को बहुत कैजुअली लिया जाता है, या सोचते हैं कि इसमें तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, कोई भी सीख लेगा। लेकिन जब आप आकर के सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि जितना टफ़ आपके काम को सीखने में लगता है, उससे कई गुना टफ़ हमारे काम को भी सीखने में लगता है। सो कभी भी आप इस चीज़ को कैजुअल मत लीजिए। अगर कोई आपको बोलता है तो आप उसे अपना मॉरल डाउन मत करिए। आप उस चीज़ को बोलिए, हाँ मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ, हाँ मैं टेलर हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ये काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके एक गारमेंट, आप समझ रहे हैं, गारमेंट का निर्माण होना बहुत ही बेसिक नीड है। बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। और सब चीज़ के बिना तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी हो और सब अगर मान लीजिए और सब लोग अगर नहीं भी करें तो भी चल सकता है, लेकिन अगर कपड़ा नहीं बने तो नहीं चल सकता। तो इस प्रोफेशन को बहुत ही कैजुअल ना ले करके इसको अपनी हथियार बनाइए। हथियार बना के इसको अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि हमारे फर्स्ट ग्राफ में दिख रहा है, फर्स्ट पेज में दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रेंच कर्व है, एल स्केल है, ठीक है, सेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका शेप एल की तरह है और एक ये एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। सो हम लोग इससे एक लेंथ वाइज और विथ वाइज क्या कर पाएंगे, लाइंस खींच पाएंगे इसके हेल्प से। हिप कर्व है, ये हिप से हमारा साइड का शेप देते हैं, बॉटम का शेप देते हैं। ये हमारा 1/4 या 1/6 पैटर्न ड्राफ्टिंग स्केल है। इससे क्या होता है कि हम लोग अपना ड्राफ्ट को छोटा बना सकते हैं, 1/4 में बना सकते हैं, 1/6 में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लेंथ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो मैं इसको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है। लेंथ हमारा कितना है, 40 है। अगर मुझे बोला जाए कि मैं इसको 1/4 में करूं, ठीक है, 1/4 कर दूं, तो इसका 1/4 हिस्सा क्या होगा, लेंथ का 10 इंच होगा। सो सेम वैसे ही अगर मान लीजिए चेस्ट आपका कितना है, 36 है, और उसको 1/4 कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। वैसे ही हम लोग मेजरिंग टेप के हेल्प से उसको क्या करेंगे, छोटा छोटा करते जाएंगे, सारे मेजरमेंट्स को 4 से भागा दे करके। अगर 1/6 से बनाने को बोला गया तो हम लोग 6 से भागा देंगे। लेकिन हम मेजरिंग टेप्स को ना यूज़ करके अगर इस स्केल को यूज़ करते हैं, आर्ट स्केल को, इसको आर्ट स्केल बोला जाता है। अगर हम लोग मेजरिंग टेप्स ना यूज़ करके इस स्केल को यूज़ करेंगे, क्या होगा कि हम लोग अपने ग्राफ को छोटा बना सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक उस ग्राफ को अपने कॉपी में बनाकर रख सकते हैं। जिससे कि हम लोग कभी भी, अगर मुझे मान लीजिए जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो क्या होता है कि बहुत बार मुझे बहुत सारे ग्राफ बनाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है।
तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे पढ़ाना रहता है या जब भी मैं कुछ कटिंग करने जाती हूँ तो एक बार क्या करती हूँ, गो थ्रू कर लेती हूँ, उस ग्राफ को देख लेती हूँ। लेकिन अगर उसको मैं फुल स्केल में बनाऊँगी और बना के रखते जाऊँगी पैटर्न को, तो क्या होगा, पहली बार तो मुझे वो पैटर्न खोजना पड़ेगा, फिर उस पैटर्न को निकाल करके ओपन करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कहाँ रखा है। फिर उस पैटर्न अगर वो मिल भी जाता है तो एक्चुअल साइज़ का है, तो उसमें बहुत सारे हैं, तो एक एक करके ढूंढो कि कौन सा है। इसलिए अगर वो कॉपी में छोटा बना रहेगा तो हमें बहुत ही आसानी रहेगा किसी को पढ़ाने के लिए या हमें अपने खुद के कटिंग करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग 8 स्केल का यूज़ करते हैं। अब मैं दूसरे पेज में जा रही हूँ। इसमें देखिए कि कैसे हम लोगों ने सेट स्क्वायर के हेल्प से एक एंगल क्रिएट किया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एंगल क्रिएट हो गया, ये एंगल क्रिएट हो गया। तो इससे हम इजीली, जब हमने ये लाइन सेट स्क्वायर के हेल्प से हमने लेंथ लिया, लेंथ लेने के बाद हमने लेंथ को बेस बनाते हुए हमने विड्थ ले लिया। उसी तरीके से स्केल को नीचे करेंगे और फिर हम लोग चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हमेशा टच करना है, हमेशा इसको बेस बनाना है, इस लाइन को हमेशा बेस बनाना है। फिर हम लोग चेस्ट लाइन लेने के बाद वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग बॉटम लाइन ड्रॉ करेंगे। विदाउट इस स्केल के अगर हम लोग सीधा स्केल यूज़ करेंगे तो हमारा कई बार, जैसे ये जो लाइन है, अगर हम सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्केल का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार ये हमारा तिरछा हो जाता है। ठीक है, लाइंस हमारा चेस्ट लाइन थोड़ा तिरछा हो जाएगा अगर हम रूलर का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इस स्केल्स के हेल्प से सीधे स्ट्रेट करके हेल्प से अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा ग्राफ सही नहीं बनेगा। जब भी हमें अपना ग्राफ बनाना है तो हमें हमेशा इस स्केल का, एल स्केल का, और नहीं तो सेट स्क्वायर का हेल्प लेना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्राफ सही बने। अभी आपको सेट स्क्वायर या एल स्केल का समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारा ये बना हुआ है, आप लोगों का एक ड्राफ्ट बना हुआ है हिप लाइन तक। ठीक है, अगर इस ड्राफ्ट में हमने देखो कैसे फ्रेंच कर्व को किस एंगल में रख करके हमने बैक आर्म होल ड्रॉ किया। अगर मान लीजिए मुझे ड्रॉ करना हो बैक आर्म होल ड्रॉ करना है, मैं फ्रेंच कर्व को रख करके यहाँ पे बैक आर्म होल ड्रॉ कर दूंगी, आर्म होल सही बनेगा। ठीक है, हमने फ्रेंच कर्व के हेल्प से आर्म होल ड्रॉ कर दिया। हम लोग आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमारा ये कौन सा स्केल है, इसे बोलते हैं हिप शेपर, हिप कर्व स्केल। ठीक है, हिप कर्व स्केल। यहाँ पे इसको 2 डायरेक्शन में रखा गया है, पहली बार जब रखा गया है तो जो चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है, जो चेस्ट लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको हिप लाइन से टच करते हैं, तो जो हमारा यहाँ ऊपर है वही हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे रखे उसको तो क्या किया, हमने ऊपर की तरफ रखा और फिर सेकेंड टाइम जब हम हिप का शेप देने गए तो उसको हमने नीचे कर दिया। इससे हमारा चेस्ट का और हिप का शेप एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, एकदम सही बनेगा। सेम ऐसे ही हम लोग बॉटम में भी इस स्केल को रख करके इस तरीके से हिप कर्व्स के स्केल से ही हेल्प से हम लोग इसका भी शेप दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे मैंने, अगर मुझे शर्ट में बना रही हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे साइड का अपने बॉटम का शेप डालना है, बॉटम का ये बॉटम है मेरा, अगर मुझे यहाँ पर शेप डालना है तो मैं कॉर्नर में शेप, जो मैं बोलती रहती हूँ कि कॉर्नर्स ना निकले, तो उस कॉर्नर्स के शेप को देखिए आप, मैंने स्केल को कैसे रख करके
मैंने कॉर्नर्स का शेप दिया है, ठीक है, कि कॉर्नर्स इससे शेप डाला है जिससे कि कॉर्नर्स ना निकले। सो हमारा जो ये स्केल है, इसको सिर्फ हमें ये नहीं है कि हमें इस स्केल को मतलब खाली यूज़ करना है, उसका तरीका भी देखना है कि इसको किस डायरेक्शन में रखा गया है। देखिए, जब चेस्ट लाइन बना तो ये ऊपर की तरफ रहा, जब हिप लाइन बना तो ये बॉटम को टच किया, और फिर जब हमने बॉटम का शेप डाला तो इसको किस डायरेक्शन में रखा। सो सारे स्केल्स को मेन है उसको यूज़ कैसे करना है, परफेक्टली उसको यूज़ कैसे करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर से ये वीडियोस देखिए जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिले इस चीज़ को अच्छे से तैयार करने के लिए। जैसे आपको अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को जस्ट पढ़ लिया आपने तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से परफेक्टली पढ़िएगा तो आगे जाकर आप भी किसी को अच्छे से पढ़ा पाइएगा और डिटेलिंग दे पाइएगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।